हेलो फ्रेंड्स, विद्यार्थी क्लासेज मैथ प्लस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 गणित के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम 2023 में आया हुआ था, जिसका पेपर कोड 822 TX है। इसके खंड अ के सारे प्रश्न हमने पिछले वीडियो में करा रखा है, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। अब इसके खंड ब के वर्णनात्मक प्रश्न को हम हल करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न दिया है सभी खंड कीजिए, जिसका ए है सिद्ध कीजिए कि कर्ण में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न एक के जितने भी प्रश्न हैं ये सब 2 अंक के हैं। तो इसके हम पहले प्रश्न से हल कर लेते हैं। प्रश्न 1 का ए। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना कर्ण में 3 एक परिमेय संख्या है, इसलिए कर्ण में 3 बराबर P/Q। जब कर्ण में 3 जो परिमेय संख्या है तो हम कर्ण में 3 को P/Q के बराबर लिख सकते हैं, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल टू 0 है। अब यहाँ पे हम इसके दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसके दोनों पक्षों के वर्ग करेंगे तो कर्ण में 3 का वर्ग 3 हो जाएगा और ये P²/Q² हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लें तो इसे लिख सकते हैं 3Q² बराबर P²। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे चूंकि P² 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी 3 से विभाज्य होगा। चूंकि यहाँ पे 3 जो है Q² का एक गुणनखंड है, तो P² इसके बराबर है, तो 3 जो है P² का भी एक गुणनखंड होगा, इसलिए P² 3 से विभाज्य होगा, तो P भी 3 से विभाज्य होगा। अतः P बराबर 3C, हम P बराबर 3C मान लेंगे। अब समीकरण 1 में P बराबर 3C रखने पर, अब ये समीकरण 1 जो है इसमें हम P का मान रखेंगे, तो 3Q² बराबर P²। तो 3Q² बराबर P के जगह पे 3C लिखेंगे, इसका स्क्वायर, तो 3Q² बराबर 9C²। अब 3 से 9 जो है हमारा 3 बार में कट जाएगा, तो ये Q² बराबर 3C²। पुनः यहाँ लिखेंगे, इसे हम समीकरण 2 मानते हैं। लिखेंगे चूंकि Q² 3 से विभाज्य है, इसलिए Q भी 3 से विभाज्य होगा। अब समीकरण 1 और 2 से, अगर समीकरण 1 और 2 से हम तुलना करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं समीकरण 1 में P जो है 3 से विभाज्य हो रहा है,
और समीकरण 2 में भी q जो है 3 से विभाज्य हो रहा है। तो ये p और q जो है सहभाज्य पूर्णांक होंगे। p और q सहभाज्य पूर्णांक हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। इसलिए यह विरोधाभास हमारी कल्पना के कारण है कि कणी में 3 परिमेय संख्या है। अतः कणी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमें सिद्ध करना था। अब इसके प्रश्न 1 के हम बी पर आते हैं, जिसमें दिया है यदि tan a + b = 1 और tan a - b = 1 कणी में 3, जहाँ ये 0 अंश इज लेस देन इक्वल टू a + b इज लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर a और b का हमें मान ज्ञात करना है। तो आइए हम a और b का मान ज्ञात कर लेते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 का b है। हमारा दिया है tan a + b = 1। तो हम इसे लिख सकते हैं tan a + b = 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 अंश। दोनों तरफ का हम tan हटा देंगे तो a + b = 45 अंश। यहाँ पे a बराबर b को पाछांतर कर दें तो 45 अंश माइनस b, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। पुनः दिया है यहाँ पे tan a - b = 1 कणी में 3। तो इसे लिख सकते हैं tan a - b = 1 कणी में 3 को हम लिख सकते हैं tan 30 अंश। दोनों तरफ का tan हटाएंगे तो a - b = 30 अंश। अब यहाँ पर इसमें जो है हम a का मान रख देंगे, तो a की जगह पे 45 अंश माइनस b = 30 अंश। ये जो है हमारा समीकरण 1 से। अब ये 45 अंश, ये b में b को जोड़ेंगे तो -2b = 30। अब -2b = 30 - 45। तो यहाँ पे -2b = 30 में से 45 को घटाएंगे तो -15। अब ये b बराबर हम लिखेंगे, दोनों साइड का माइनस हट जाएगा तो ये 15/2। तो b बराबर 15 को 2 से काटेंगे तो ये 7.5 हो जाएगा। ये जो है हमारा b का मान हो गया। अब इस b का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। यहाँ पे समीकरण 1 में b = 7.5 रखने पर समीकरण 1 जो है हमारा a = 45 - b,
तो a बराबर 45 माइनस b के जगह पे 7.5, इसको हम घटा देते हैं तो ये 0.5, ये 14 में से 7 निकलेगा 7, ये 3, यानी a का मान जो है हमारा 37.5 आंसर आ जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक बार चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे हमारा मनोबल जो है बढ़ता है। और एक बार में अगर न समझ में आए तो वीडियो को बार बार देखिए, ये मेरी गारंटी है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब हम इसके पहले के सी पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेमी स्क्वायर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 1 का सी नंबर है। इसमें दो घन हैं, इन दोनों घनों का आयतन जो है 64 घन सेमी है। इसका भी आयतन 64 घन सेमी है और इसका भी आयतन 64 घन सेमी है। अब इसमें प्रश्न में कह रहा है कि इन दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया गया। इस तरीके से एक घनाभ बना दिया गया। तो इस घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसके सारे प्रश्न को हम एकदम बिल्कुल डिटेल से करने वाले हैं, ताकि आप लोगों को खूब अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। लेकिन जब आप लोग खूब मेहनत करेंगे तब इसका आप लोगों को अच्छा फल प्राप्त होगा। अब यहाँ पे लिखते हैं हम, प्रत्येक घन का आयतन बराबर 64 घन सेमी। तो प्रत्येक घन की भुजा हम निकाल लें। तो भुजा बराबर हम 64 का घनमूल निकालेंगे, जो कि हमारा होता है 4। तो इसकी घन की भुजा जो है 4 सेमी होगी। इसकी भुजा भी 4 सेमी, ये जितने भी भुजा हैं सारे ये 4 सेमी के होंगे। अब इसमें कह रहा है इसके संलग्न फलक को मिला करके ये घनाभ बनाया गया। तो जब संलग्न फलक को ये मिला दिया जाएगा तो ये बने घनाभ की लंबाई 4 + 4 यानी ये 8 सेमी होगा। और इसकी चौड़ाई जो है वो 4 सेमी होगी और इसकी जो ऊंचाई है, गहराई है, वो भी 4 सेमी होगा। यहाँ पे लिखेंगे दोनों घनों के संलग्न फलकों को मिलाने पर प्राप्त घनाभ की लंबाई, इसकी लंबाई जो होगा हमारा 8 सेमी होगा। चौड़ाई b बराबर 4 सेमी ही होगा। ऊंचाई h बराबर 4 सेमी। अब हम इसका जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो यहाँ पे 2 ब्रैकेट में L के जगह पे हम ये 8 रखेंगे और B के जगह 4 और H के जगह पे 4। तो ये 8 × 4 होगा प्लस 4 × 4 और प्लस 4 × 8 हो जाएगा। 2 ब्रैकेट में 8 का गुणा 4 में ये 32 + 16 + 32। 2 गुणे इसे हम जोड़ लें, 2 और 6 8 2 10, 3 1 4 3 7 1 8।
2 का गुणा कर दें तो ये 160 सेमी स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब हम इसके प्रश्न संख्या डी पे आते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक सारणी दिया है, इस सारणी से हमें माध्यिका ज्ञात करना है। एक बात बताना चाहेंगे आपको कि जब तक आपको समझ में ना आए तब तक आप वीडियो को बार बार देखिए, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। अब ये प्रश्न संख्या डी, पहले हम एक सारणी बना लेते हैं। जिसमें हमारा ये वर्ग अंतराल है, दूसरे कॉलम में बारंबारता, तीसरे कॉलम में हम संचयी बारंबारता करते हैं, क्योंकि हमें इसका माध्यिका ज्ञात करना है। बारंबारता को हम एफ से दिखा दें, संचयी बारंबारता को सी एफ से। अब यहाँ पे वर्ग अंतराल में जो है हमारा दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। यहाँ पे बारंबारता इसका है 7, 12, 18, 15, 10, 3। तो संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं, जो कि इसका संचयी बारंबारता 7 होगा। 12 में 7 को हम जोड़ते हैं तो ये 19 होता है। 19 में 18 को जोड़ेंगे तो ये 9, 8, 17, 1, 1, 2, 1, 3, 37 होगा। 37 में 15 को जोड़ देते हैं, 7, 5, 12, 3, 1, 4, 1, 5, 52 होगा। 52 में 10 को जोड़ेंगे तो ये 62 हो जाएगा। 62 में 3 को जोड़ देंगे तो ये 65 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये n बराबर जो है हमारा 65 आ गया। n बराबर 65, तो हम n/2 निकाल लेते हैं। n/2 बराबर 65/2, जो हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 32.5 आ जाता है। अब यहाँ देखते हैं ये 32.5 जो है यहाँ 19 से बड़ा है और 37 से छोटा है, तो इसका मध्यक वर्ग जो है ये 20, 30 होगा। 20 से 30, तो यहाँ पे मध्यक वर्ग 20 से 30। इसमें यफ बराबर हम 18, इस 18 को हम यफ मानते हैं, आइए 19 को सी एफ, क्योंकि सी एफ जो है इसके ठीक पहले संचयी बारंबारता को मानते हैं। अब यहाँ पे हमारा यल बराबर जो है 20 हो जाएगा, यफ बराबर 18, सी एफ बराबर 19 और यच बराबर हमारा 10 हो जाएगा। अब इसकी माध्यिका निकाल लेते हैं। माध्यिका बराबर फार्मूला हमारा होता है यल प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ पूरे का बटे एफ गुणे एच। अब यहाँ पे यल के जगह पे जो है हम 20 रखेंगे, प्लस n/2 के जगह पे हम 32.5 लिखेंगे, माइनस सी एफ के जगह पे 19 लिखेंगे, पूरे का बटे एफ के जगह पर 18 गुणे एच के जगह पर 10 लिख देंगे। यहाँ पे 18 से इसको काटते हैं, 2 9 18 और 2 5 10, 20 प्लस 32.5 में से 19 को घटाएंगे
13.5, 12 में से 9 निकल जाएगा तो ये 3 हो जाएगा। अब 2 में से 1 निकलेगा 1, 13.5 बटे 9 गुणे 5। यहाँ पे 20 प्लस 13.5 में 5 का गुणा करें, 5 पचे 25, 5 तियाँ 15, 2 17, 5 एक कम 5 1 6, 67.5 बटे 9 होगा। अब हम इसे हल करेंगे एलसीएम लेकर के। तो यहाँ पे 9 हम एलसीएम लेते हैं, ये 9 का गुणा 20 में तो हमारा 180 हो जाएगा प्लस 67.5, इसे जोड़ दें 0.5, ये 7 होगा, ये 8 6 14, 1 1 2, यानी 247.5 बटे 9। अब 247.5 में जब हम 9 का भाग देंगे तो 27.5 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसकी माध्यिका जो है 27.5 होगी। अब हम इसके अगले प्रश्न ई पर आते हैं, जिसमें कह रहा है बिंदुओं 1 -5 और -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष द्वारा विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न जो है हमारा ई है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष। हमारा ये दो बिंदु है, एक है 1 -5, एक बिंदु है -4 5, इसे हम ए लिख लेते हैं, इसे बी लिखेंगे। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड जो है ये x अक्ष पे विभाजित हो रहे हैं। इसे हम जब x अक्ष पे विभाजित होगा तो इसका कोटि जो होगा 0 होगा। इसे बिंदु P मानते हैं, जिसका निर्देशांक x 0 होगा। तो हमें यहाँ पे इस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। अब यहाँ पे लिखें, चूंकि बिंदु ए ये 1 -5 और बी -4 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होते हैं। इसलिए x अक्ष पर बिंदु जो है हमारा x 0 होगा। इसे हम x 0 मानते हैं, क्योंकि इसका कोटि जो है हमारा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र से तो इसका फार्मूला होता है m1x2 प्लस m2x1 बटे m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर ये बिंदु जो है हमारा x 0 है। अब इन दोनों बिंदुओं से अगर तुलना करें हम तो इसका ये कोट जो है इस 0 के बराबर होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं m1y2 प्लस m2y1 बटे m1 प्लस m2 बराबर 0 से। यहाँ पे देखें m1 गुणे y2 की जगह पर हम 5 रख देंगे प्लस m2 गुणे y1 की जगह पर हम -5 रखेंगे, और ये m1 प्लस m2 का गुणा जब 0 में होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसमें 5 हम कॉमन ले लेते हैं तो m1 ये माइनस हो जाएगा, m2 बराबर 0, m1 माइनस m2 बराबर ये 5 दूसरे साइड जाएगा तो 0 हो जाएगा।
अब इसे लिख सकते हैं m1 बराबर m2। इसे पुनः अनुपात में लिखेंगे तो ये m1 बटे m2 बराबर 1/1 होगा। यानी लिख सकते हैं m1 संबंधे m2 बराबर 1 संबंधे 1। अब फिर पुनः जब तुलना करेंगे तो ये जो हमारा कोटि है इस यक्ष के बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखें m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 बराबर यक्ष से। यहाँ पे m1 की जगह पर 1 रखेंगे गुणे x2 की जगह पर -4 लिखेंगे और x1 की जगह पर 1 लिखेंगे। x2 की जगह पर -4 प्लस m2 की जगह पे 1 लिखें गुणे x1 की जगह पे 1 बटे m1 की जगह पे 1 प्लस 1 बराबर यक्ष। अब ये 1 का गुणा -4 में करेंगे तो ये -4 प्लस 1 का गुणा 1 में 1 बटे 1 में 1 को जोड़ेंगे तो ये 2 बराबर यक्ष। -4 में से 1 को घटा देते हैं तो यहाँ पे -4 में 1 को जोड़ेंगे तो ये होगा -3 बराबर 2 का गुणा यक्ष में करेंगे तो ये 2 यक्ष। अब यक्ष बराबर 2 इधर आएगा तो -3/2। अब ये हमारा यक्ष का मान निकल गया तो यहाँ लिखेंगे यक्ष अक्ष पर बिंदु। अब यक्ष अक्ष पर बिंदु हम यक्ष 0 माने हैं तो यक्ष के जगह पे हम -3/2 0, ये जो है आंसर हो जाएगा। अब हम इसके प्रश्न यह पर आते हैं जिसमें दिया है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। ये प्रश्न जो है हमारा 1 का यफ है। एक वृत्त है जिसका एक व्यास ए बी है, ये इसका केंद्र ओ है। तो इसके केंद्र का निर्देशांक जो है हमारा दिया है 1-4। ये 1-4 नहीं, ये 2 है, 2-3। इसके केंद्र का निर्देशांक 2-3 है और बी का निर्देशांक जो है 1-4 है। तो हमें ए का निर्देशांक ज्ञात करना है। इसका निर्देशांक हम यक्स वाई मान लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना बिंदु ए का निर्देशांक बराबर यक्स वाई, बी का निर्देशांक 1-4, केंद्र जो है हमारा केंद्र का निर्देशांक बराबर 2-3। चूंकि ए बी वृत्त का व्यास है, ये ए बी जो है इस वृत्त का व्यास है तो इसका केंद्र जो है ओ ये मध्य बिंदु होगा। इसलिए मध्य बिंदु बराबर 2-3। यहाँ पे मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला होता है x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2 बराबर 2-3। यहाँ पे x1 की जगह पे हम x रखें प्लस x2 की जगह पे 1 रखेंगे बटे 2, y1 की जगह पर y रखें, y2 की जगह पर हम ये 4 रखेंगे बटे 2 बराबर 2-3। अगर इसकी हम तुलना करें तो ये जो है हमारा भुज है जो 2 के बराबर होगा, ये 2 के बराबर होगा। तो लिखें x + 1/2 बराबर 2 से।
तिरछा गुणा करें तो x+1 बराबर ये 4 हो जाएगा, x बराबर 4 माइनस 1, तो x बराबर हमारा 3 होगा। अब यहाँ पे लिखें ये जो है -3 के बराबर होगा, चूंकि ये कोटि है तो y+4/2 बराबर -3 से, तो y+4 बराबर 2 का गुणा 3 में करेंगे तो -6 होगा, y बराबर -6 -4, तो y बराबर -10। अब यहाँ पे बिंदु ए का निर्देशांक जो है, बिंदु ए का निर्देशांक हमारा हो जाएगा 3 - 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। इसमें से केवल 5 खंड हमें हल करना है, जो प्रत्येक 4-4 अंक के हैं। तो ए में भी स्टार लगा हुआ है, बी में स्टार लगा हुआ है, सी में स्टार लगा हुआ है। तो ये स्टार लगे हुए प्रश्न को हमें हल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे नोट में दिया है स्टार लगे प्रश्नों से संबंधित चैप्टर टॉपिक एनसीईआरटी द्वारा हटा दिए गए हैं, तो इसलिए इन प्रश्नों को हल नहीं करना है। तो हम इसके अगले प्रश्न डी पर आ जाते हैं, जिसमें कहा है यदि कास थीटा बराबर 4/5 तो साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। अब इसे हम हल कर लेंगे। ये प्रश्न संख्या दूसरे का डी। यहाँ पे कास थीटा बराबर 4/5 है, तो चूंकि कास थीटा बराबर हमारा फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण बराबर 4/5। इसमें आधार हमारा 4 है और कर्ण 5 है। अब इसे हम सबसे पहले लंब ज्ञात करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लंब के लिए हम फार्मूला प्रयोग करेंगे, कर्णी में कर्ण पर वर्ग माइनस आधार पर वर्ग। अब कर्ण के जगह पर हम 5 रखेंगे, 5 का वर्ग माइनस आधार की जगह पे 4 का वर्ग, तो 5 का वर्ग हमारा 25 होता है, 4 का वर्ग ये -16। 25 में से 16 को घटाएंगे तो 9 होगा, और 9 का वर्गमूल 3, तो जो लंब है हमारा 3 आ गया। अब यहाँ पे हम साइन थीटा का मान निकालते हैं, जो कि फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो इसमें जो लंब है हमारा 3 है और कर्ण जो है 5 है, तो ये 3/5 हो जाएगा। अब इसके बाद हम tan का निकाल लेंगे, tan थीटा बराबर फार्मूला है लंब बटे आधार। तो इसमें लंब जो है 3 है, आधार हमारा 4 है, तो ये 3/4 हो जाएगा। अब हमें मान निकालना है साइन थीटा इंटू कास थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की जगह पे हम मान रखेंगे 3/5 गुणे कास थीटा की जगह पे 3/4। tan थीटा की जगह पे ये गलत लिख दिए, साइन थीटा की जगह पे 3/5, कास थीटा की जगह पे यहाँ पे 4/5 दिया है, तो ये जो है हमारा 4/5 होगा। अब प्लस tan थीटा की जगह पे 3/4 का वर्ग हो जाएगा। इसे गुणा कर दें, 3 का गुणा 4 में 12/5 का गुणा 5 में 25 प्लस 3 का वर्ग 9/16। अब यहाँ पे 25 और 16 का हम एलसीएम निकाल लें, तो 16×5 80, 16 दूना 32, 8 40 यानी 400 होगा। 25 का भाग 400 में तो 16 में बार जाएगा, और 16 का गुणा 12 में करेंगे, 16 दूना 32, 16 एकम 16, 3 19, 192 प्लस 25 में 9 का हम गुणा करेंगे तो ये 225। इसे जोड़ देते हैं तो ये 2 और 5 7, 9 2 11, 1 और 2 3, 1 4, 417/400, ये हमारा
आंसर हो जाएगा। अब हम इसके अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। सी पर जो कह रहा है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से यफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25 है। तो यहाँ पे सारणी दी हुई है, इसमें हमें यफ का मान निकालना है। तो पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं। ये प्रश्न सी है। यहाँ पे प्राप्तांक, विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या को हम यफ से निरूपित करेंगे। इसमें मध्य बिंदु, इसको यक्स से निरूपित करेंगे। एक कॉलम और बनाएंगे जो यफ गुणे यक्स का होगा। अब इसमें प्राप्तांक जो है हमारा 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। इसका विद्यार्थियों की संख्या इसमें है 6, यफ 6, 10, 5। तो इसका हम मध्य बिंदु निकाल लेते हैं। 0 में 10 को जोड़ेंगे तो 10, उसका हाफ करेंगे तो 5। 20 में 10 को जोड़ेंगे 30, 30 का हाफ करेंगे 15। फिर ये 25 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। अब इसमें हम यफ गुणे यक्स निकालेंगे। तो 6 का गुणा 5 में 30, यफ का गुणा 15 में तो 15 यफ, 25 का गुणा 6 में तो ये 150, 35 का गुणा 10 में तो ये 350, और 45 का गुणा 5 में, 5 पचे 25, 5 चौक 20, तो 22, यानी 225 हो जाएगा। अब इसका हम योग कर लेते हैं। ये है हमारा सिग्मा यफ बराबर, इसे जोड़ लें, 6, 6 12, 10 22, अब 22 5 27, 27 में यफ को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 27 प्लस यफ। ये यफ गुणे यक्स को जोड़ते हैं तो 0 0 0 5, ये 5 हो जाता है। और ये 3, 5 8, 5 13, 13 2 15 को 5, और यहाँ पे 3 2 5 1 6 1 7, और इसमें ये 15 यफ जोड़ देंगे तो 15 यफ प्लस 755, ये जो है हमारा सिग्मा यफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे प्राप्तांकों का माध्य दिया है, माध्य बराबर 25। तो माध्य का फार्मूला हम लगाएंगे, सिग्मा यक्स बटे सिग्मा यफ बराबर 25। तो सिग्मा यफ एक्स की जगह पे हम लिखेंगे 15 यफ प्लस 755 बटे सिग्मा यफ की जगह पे लिखेंगे 27 प्लस यफ बराबर 25। अब यहाँ पे 25 का गुणा 27 प्लस यफ में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 सत्ते 175, 25 से कम 25 10, ये 675 हो जाएगा। 25 सत्ते 175, 25 दूना 50, 10 60 7 67, ये 675 हो जाएगा। अब प्लस 25 यफ बराबर 15 यफ प्लस 755, इसे पाछांतर कर दें, 25 यफ माइनस 15 यफ,
बराबर 755, ये माइनस 675। 25F में 15F को घटाएंगे तो ये 10F बराबर 5 में से 5 निकलेगा 0, 15 में 7 निकल जाएगा 8, यहाँ 6 बचा, 6 में 6 निकल जाएगा 0, यानी 10F बराबर 80। तो F बराबर 80/10, तो F बराबर हमारा 8, यानी F का मान जो है 8 आंसर आ जाएगा। अब इसके अगले प्रश्न F पर आते हैं, जिसमें कह रहा है निम्नलिखित बारंबारता सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर बारंबारता सारणी दिया है, तो इससे हमें इसका बहुलक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम सारणी को बना लेते हैं। ये दूसरे प्रश्न का F है। ये है हमारा वर्ग अंतराल, दूसरे कॉलम में बारंबारता, बारंबारता को हम F से दिखा दें। और वर्ग अंतराल जो है हमारा 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140। इसका बारंबारता जो है 6, 8, 10, 12, 6, 5, 3, ये जो है हमारा बारंबारता हो गया। इसमें हम देख रहे हैं 60 से 80, 60 से 80 वर्ग अंतराल की बारंबारता जो है सबसे अधिक है। तो ये जो है हमारा F1 हो जाएगा, और इसके ठीक पहले की बारंबारता जो है F0 होगा, और इसके ठीक बाद की बारंबारता F2 होगा। यहाँ पे लिखें, चूंकि वर्ग अंतराल 60 से 80 की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए L बराबर 60 हो जाएगा, F1 बराबर 12, F0 बराबर 10, F2 बराबर 6 और H बराबर 20 हो जाएगा। अब इसका बहुलक हमें निकालना है, तो बहुलक के लिए हम फार्मूला लगाएंगे। बहुलक बराबर फार्मूला हमारा होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब हम यहाँ पे L की जगह पर ये 60 रखेंगे, L की जगह पे 60 प्लस F1 की जगह पे 12 रखें, F0 की जगह पे 10 रखेंगे, 2 गुणे F1 की जगह पे 12 माइनस F0 की जगह पे 10 और माइनस F2 की जगह पर 6 गुणे H की जगह पर 20 रख देंगे। अब यहाँ पे 60 प्लस 12 में से 10 को घटाएंगे तो 2 बटे ये 12 दूना 24 और माइनस 10 और 6 16 गुणे 20। 60 प्लस
2/24 में से 16 को घटा दें तो ये 8 हो जाएगा, गुणे 20, काट दें, 2 चौक 8, 4 पचे 20 बराबर 60 + 5 से जोड़ते हैं तो ये हमारा 65 आंसर हो जाएगा। इसका बहुलक जो है हमारा 65 होगा। अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 3 पे आ जाते हैं। निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इस प्रश्न 3 पर स्टार लगा हुआ है, जो कि हमें इसे हल नहीं करना है, लेकिन इसका अथवा वाला हम हल कर लेते हैं, जिसमें दिया है 1 भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर से 1 घटाया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब इसमें प्रश्न 3 का अथवा वाला हम कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे माना वह भिन्न बराबर x/y। प्रथम शर्तानुसार इसमें कह रहा है यदि इसके अंश में 1 जोड़ दिया जाता है, तो x में 1 जोड़ दिया जाए तो x + 1/y, तो इस भिन्न का मान 1/3 हो जाता है। तिरछा गुणा कर दें तो ये 3x + 3 बराबर y। पाछांतर करें तो 3x - y बराबर -3। समीकरण 1 हो जाएगा। पुनः दूसरी शर्तानुसार इसका दूसरा शर्त जो है कह रहा है अगर इसके हर में 1 घटाया जाए, यानी x/y - 1, तो उस भिन्न का मान जो है 1/4 हो जाता है। तो 4 का गुणा कर लें, 4x बराबर y - 1। तो ये 4x - y बराबर -1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। अब यहाँ पे समीकरण 1 को लिख लेते हैं, 3x - y बराबर -3, ये समीकरण 1। अब यहाँ पे देखते हैं y जो है एकदम बराबर है, लेकिन इसके चिन्ह समान है, तो यहाँ पर समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर यहाँ पे घटाएंगे तो इसके निचले पद का चिन्ह जो है बदल जाएगा। तो y से y कट गया और 4x में से 3x निकलेगा। यहाँ पे x बराबर ये 3 में से -1 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2। अब इसे समीकरण 1 में या 2 में हम इसका मान रखेंगे। तो लिखें समीकरण 1 में x बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 जो है हमारा 3x - y बराबर -3 है, तो 3 गुणे x की जगह पे 2 -y बराबर -3। 3 का गुणा 2 में 6 - y बराबर -3। तो -y बराबर -3, ये दूसरे साइड जाएगा तो -6, -y बराबर -9, दोनों साइड का माइनस हट जाएगा तो y बराबर 9 लिखेंगे। अतः अब हम इसके अगले प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं, जो प्रत्येक 6 अंक का है। इसमें कह रहा है एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कर्णी में 3 मीटर है। अब इसे हम हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4, पहले इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। इसमें एक मंदिर है जिसे हम AB लिख लें। इस मंदिर की ऊंचाई जो है 15 मीटर है। ये सड़क के दूसरे तरफ एक भवन है जिसे हम CD मानते हैं। तो इस मंदिर के शीर्ष से इस भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है 30 अंश है।
और इस मंदिर के शीर्ष से इस भवन के आधार का उन्नयन कोण आधार का अवनमन कोण, ये अवनमन कोण जो है 45 अंश है। तो हमें इस भवन की ऊंचाई जो है ये सिद्ध करके दिखाना है कि ब्रैकेट में 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है। इसे हम बिंदु ई मान लेते हैं और इस भवन की ऊंचाई h मीटर मानते हैं। जब ये AB जो है ये मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है तो यहाँ पे DE की ऊंचाई भी 15 मीटर होगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई CD बराबर h मीटर। मंदिर की ऊंचाई AB बराबर 15 मीटर बराबर DA। अब समकोण त्रिभुज AED में यहाँ पे tan 45 अंश का प्रयोग करेंगे। tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है। तो इस 45 अंश के लिए जो है लंब हमारा DE है। DE बटे आधार जो है AE है। tan 45 अंश का मान 1, DE के जगह पे हम 15 मीटर रखेंगे तो 15 बटे AE, तिरछा गुणा करें तो AE बराबर 15 मीटर। अब पुनः समकोण त्रिभुज AEC में tan 30 अंश बराबर, इसके लिए लंब जो है हमारा CE बटे आधार AE, तो tan 30 अंश का मान 1 बटे कड़ी में 3 बराबर CE के जगह पे CE, AE के जगह पर हम 15 रखेंगे। अब यहाँ पे CE बराबर 15 का गुणा 1 में करेंगे तो 15 बटे कड़ी में 3। CE बराबर हम हर का परमीकरण करेंगे तो 15 बटे कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे कड़ी में 3, इसे लिख सकते हैं 15 कड़ी में 3 बटे 3, 3 से काट दें 5 बार में तो ये हमारा 5 कड़ी में 3 मीटर होगा। ये जो है हमारा CE का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे लिखें हम भवन की ऊंचाई CD बराबर, तो CD ज्ञात करने के लिए हमें DE में हम CE को जोड़ देंगे तो यहाँ पे DE प्लस CE, तो CD की जगह पे हम h रखें क्योंकि हम h माने हैं। DE के जगह पे हम ये 15 रखेंगे क्योंकि DE का मान हम 15 माने हैं। ये 15 प्लस CE के जगह पे 5 कड़ी में 3, इसमें हम 5 कामन ले लेते हैं तो 5 कामन लेंगे तो ये 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर। तो हमें ये सिद्ध करना था कि इस भवन की ऊंचाई जो है 5 ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 मीटर है, जो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। अब हम अगले प्रश्न 4 के अथवा को देख लेते हैं, जिसमें कह रहा है एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए भवन की ऊंचाई 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर है। तो हम एक ग्राफ बना लें। ये प्रश्न संख्या 4 का अथवा हमारा एक भवन है जिसे हम मान लेते हैं AB, एक स्तंभ है जिसे हम CD मानते हैं,
ये हमारा क्षैतिज तल है। तो इस भवन के शीर्ष से इस स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है हमारा 60 अंश है। इसे हम ई बिंदु मान लेते हैं। और इस भवन के शीर्ष से इस स्तंभ के आधार का अवनमन कोण जो है, अवनमन कोण हमारा 45 अंश है। फिर कह रहा है यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, ये स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, तो हमें भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है कि 20 ब्रैकेट में कर्ण में 3 माइनस 1 मीटर है। तो मान लेते हैं इस भवन की ऊंचाई h मीटर है, तो हमारा ये DE भी h मीटर होगा। यहाँ पे CE का मान जो है 40 में से h को घटा दें तो 40 माइनस h मीटर हो जाएगा। इसे हम BD को हम x मान लेते हैं, तो हमारा AE भी x हो जाएगा। अब इसे हल करें, हम लिखेंगे माना भवन की ऊंचाई AB बराबर h मीटर, h मीटर बराबर DE, ये DE के बराबर होगा। स्तंभ की ऊंचाई CD बराबर 40 मीटर, यहाँ पे CE बराबर होगा 40 माइनस h मीटर। BD बराबर AE, BD बराबर AE बराबर x मीटर हम मान लिए। अब यहाँ पे हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज AED में AED में tan 45 अंश बराबर लंब बटे आधार होता है, तो इसमें 45 अंश के लिए लंब जो है हमारा DE होगा, आधार जो है AE होगा। tan 45 अंश का मान 1, DE के जगह पे हम लिख सकते हैं h, AE के जगह पे x, तिरछा गुणा कर दें तो x बराबर h, ये समीकरण 1। अब समकोण त्रिभुज AEC में tan 60 अंश बराबर हमारा CE बटे AE हो जाएगा, CE बटे AE। tan 60 अंश का मान कौड़ी में 3, CE के जगह पे 40 माइनस h रखेंगे, AE के जगह पर हम x रखेंगे, तिरछा गुणा कर दें तो कौड़ी में 3x बराबर 40 माइनस h। अब यहाँ पे h को पाछांतर करेंगे तो कौड़ी में 3x माइनस ये प्लस h बराबर 40, x की जगह पे हम h मान रखेंगे समीकरण 1 से, तो कौड़ी में 3h प्लस h बराबर 40। इसमें हम h कॉमन ले लेते हैं तो कौड़ी में 3 प्लस 1 होगा बराबर 40। अब h बराबर 40 बटे कौड़ी में 3 प्लस 1, इसमें हर का हम परिमेकरण कर लेंगे तो h बराबर 40 बटे कौड़ी में 3 प्लस 1 में गुणा करेंगे कौड़ी में 3 माइनस 1 बटे कौड़ी में 3 माइनस 1 का, ये हो जाएगा 40 ब्रैकेट में कौड़ी में 3 माइनस 1, ये कौड़ी में 3 प्लस 1 और कौड़ी में 3 माइनस 1 का जब हम गुणा करेंगे तो वर्गांतर के फार्मूला पे टूट जाएगा, कौड़ी में 3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग, तो कौड़ी में 3 का वर्ग जब करेंगे तो 3 होगा, माइनस 1 का वर्ग करेंगे 1। अब ये 40 ब्रैकेट में कौड़ी में 3 माइनस 1 बटे 3 में से 1 को घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 से हम 40 को काट दें 20 बार में
तो यहाँ पे बचेगा 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1। तो ये भवन की ऊंचाई जो है 20 ब्रैकेट में कड़ी में 3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर हो जाएगा, जो कि हमें ये सिद्ध करना था। अब इस प्रश्न के हम लास्ट प्रश्न 5 पे आ जाते हैं, जिसमें कह रहा है एक ठोस एक शंकु के आकार का है जो एक समान आधार त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। यदि अर्धगोले का वक्रपृष्ठ तथा शंकु का वक्रपृष्ठ समान हो तो शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न 5 है। हमें इसे चित्र के माध्यम से समझेंगे। एक अर्धगोला है, इस अर्धगोले पर एक शंकु अध्यारोपित है। जिसमें अर्धगोले और शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है समान है। तो हमें इस शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात ज्ञात करना है। तो हम इसकी त्रिज्या मान लेते हैं r और ऊंचाई h। ये r जो है अर्धगोले की भी त्रिज्या होगी। यहाँ लिखेंगे माना शंकु की त्रिज्या बराबर r बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या, फिर शंकु की ऊंचाई बराबर h। यहाँ आप लिखेंगे अर्ध गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल जो है हमारा होता है 2 पाई r स्क्वायर और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है पाई r यल होता है। तो यहाँ पे पाई r से पाई r काट देंगे तो यहाँ पे बचेगा 2r बराबर यल। अब यहाँ पे 2r यल की जगह पे हम लिख सकते हैं कड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। चूँकि यल जो है ये शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर यल बराबर फार्मूला होता है कड़ी में h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब इसके दोनों पक्षों का हम वर्ग कर दें। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर और ये हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ये कड़ी जो है हट जाएगा। r स्क्वायर को पाछांतर करें तो 4r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। अब 4r स्क्वायर में से r स्क्वायर घटाएंगे तो 3r स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। इसे पाछांतर करें तो ये r स्क्वायर बटे h स्क्वायर बराबर 1/3। इसे हम लिख सकते हैं r बटे h का होल स्क्वायर बराबर 1/3। जब इसका वर्ग हम हटाएंगे तो r बटे h बराबर ये हो जाएगा 1/3। तो इसे लिख सकते हैं r संबंधे h बराबर 1 संबंधे कड़ी में 3। तो इस प्रकार इस शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में अनुपात जो है 1 संबंधे 3 का है। ये हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार ये